हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। यदि पार्ट 1 की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप सबसे पहले पार्ट 1 की वीडियोस को देख लीजिए। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाले सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट 2 है वह है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k माइनस 1x प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। तो दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समीकरणों को लिख लेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें करना है ये जो समीकरण हैं, ये दो समीकरण जो दिए हैं इनसे हमें a1 और a2 b1 b2 के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो a1 है वह है 3। कितना है? a1 बराबर 3, कॉमा b1 बराबर वही के गुणे में 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, और c1 बराबर है 1। कितना है? 1। फिर दोस्तों यहाँ पर a2 जो है हमारा, a2 है 2k माइनस 1। यहाँ पर मैंने इतना क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर केवल x और यहाँ पर केवल y को छोड़ना होता है, बाकी के अक्षर हमें लिखने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाकी के लिख दिए। फिर b2 बराबर k माइनस 1, फिर c2 बराबर 2k प्लस 1। इतना दोस्तों लिखने के बाद अब हमें शर्त क्या दी गई है? समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने की शर्त, फिर लिख लेना है कोई हल नहीं होने की शर्त। अब कोई हल जब नहीं होते हैं तो क्या होता है कि a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। फिर इसमें मान रख देंगे, ये कोई हल नहीं होने की शर्त है। फिर a1 बराबर है 3, a2 बराबर है 2k माइनस 1, बराबर b1 बराबर है 1, b2 बराबर है k माइनस 1, बराबर c1 बराबर है 1 और c2 बराबर है 2k प्लस 1। दोस्तों यहाँ पर जो है ये बराबर नहीं है, बाकी के बराबर हैं। फिर दोस्तों हमें इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रथम और द्वितीय पद को हल करना होगा। प्रथम और द्वितीय पद को हल करने पर लिख लेंगे, फिर उसके बाद प्रथम और दूसरे पद को भी लिख देंगे यहाँ पर। फिर दोस्तों इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व इस प्रकार करेंगे कि हम 3 की इन पदों से गुणा कराएंगे, 1 की इन पदों से गुणा कराएंगे। तो 3 1 के से गुणा कराने पर 3k हो जाता है, और 3 की 1 से गुणा कराने पर माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या होगा, देखिए 1 की इससे गुणा कराएंगे तो वैसे ही रहेगा 2k माइनस का 1। फिर दोस्तों अब k इधर भी है, k इसमें भी है, तो इन दोनों को एक पास लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3k, इधर प्लस का था इधर आएगा माइनस का 2k, बराबर ये माइनस का 1 प्लस का 3, ये इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का था। तो 3k में से 2k चला जाएगा, तो हमारा बचेगा k। 1k तो लिखा नहीं जा सकता है, केवल k लिखेंगे। फिर बराबर 3 में से 1 गया तो हमारा बच्चा 2, ये क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3k में से 2 गया, सॉरी दोस्तों, 3 में से 2 गया, 1 गया तो हमारा बच्चा 2।
तो के बराबर 2 निकल आया। सो दोस्तों यही हमारा आंसर है। हमें क्वेश्चन ने के का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, सो मैंने ज्ञात कर दिया। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आप दोस्तों हम इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4, ये हमें समीकरण दिए हैं। इनको हमें प्रतिस्थापन व वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से ये हेडिंग डाल लेंगे हम इस प्रकार। फिर लिखेंगे जो हमें समीकरण दिए गए थे। समीकरण दिए गए थे 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। फिर दोस्तों अब हम समीकरण 2 से या 1 से सॉल्व करेंगे इसको। तो हम चलिए 2 से इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारा 3x + 2y = 4। इसको थोड़ा दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये जो 3x है इधर भेज देंगे हम बराबर के इधर, तो इधर बचेगा 2y = 4, माइनस में हो जाएगा 3x। फिर जो 2 है इधर भेजेंगे, ये गुणे में था बट्टे में आ जाएगा, तो y बराबर बचेगा 4 - 3x बट्टे 2। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। फिर दोस्तों ये जो y का मान निकला है, ये y बराबर है ना, ये थोड़ा मान निकला है थोड़ी देर के लिए मानने के लिए, तो इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। दोस्तों लिख लेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये हमारा, इसमें y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 8x + 5, y का मान रखेंगे तो हो जाएगा 4 - 3x बट्टे 2 = 9। फिर दोस्तों इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे हम आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x, इसी तरीके से लिख लेंगे। फिर लिखेंगे ये जो 5 है इसकी इन पदों से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 5 × 4 = 20 - 5 × 3 = 15x बट्टे 2 = 9। इस तरीके से दोस्तों लिख लेंगे। फिर 2 × 1 = 2, 2 हम 10, इसको काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 8x + का 10 - का 15x = 9। फिर दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, या फिर दोस्तों आप इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए और वो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। कैसे, ये जो, चलिए इस लाइन को तब तक हम मान लीजिए कट कर दिया मैंने, ठीक। इसको हम लिख लेंगे उसी तरीके से 8x + 20 - 15x बट्टे 2 = 9। अब ये जो 2 है बट्टे में इधर, तो इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो इसकी हम तिरछी गुणा कराएंगे, तिरछी गुणा करा देंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 × 16x प्लस है तो प्लस, 20 से कम 20, माइनस है तो माइनस, 15 कम 15x बट्टे में पूरे के 2, क्योंकि ये एलसीएम लिया दोनों 2 और 1 का, तो हमारा आया 2। फिर बराबर 9। अब 9 के बट्टे में 1 लिख लेंगे। फिर करेंगे इसकी इससे गुणा, इसकी इससे, तो हो जाएगा 16। इन पदों की इससे 1 के से गुणा करने पर तो उतना ही रहेगा, 16x लिख लेंगे। फिर 20, फिर माइनस 15x, क्या लिख देंगे 15x बराबर 9 दूनी 18। अब दोस्तों इतना लिखने के बाद देखिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर 16x उसी तरीके से लिख लेंगे। फिर ये -15 इधर भेज देंगे, माइनस का 15, 20 जो था इधर भेज देंगे तो बचेगा हमारा माइनस का 15। ये 20 जो है ये 18, इसी तरीके से 20 इधर जाएगा, प्लस का था माइनस में आएगा 20। 16 में से 15x गया तो बचा x बराबर 18 में से 2 गया माइनस का 18 में, मतलब 20 में से 18 गया तो माइनस का 2 बचा।
ये माइनस का था बड़ा ना, इसीलिए ये माइनस का बचा। x बराबर 2। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, आई होप अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 18, ये 20 बड़ा था, माइनस का था, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। सो दोस्तों x का मान तो निकल आया, अब हमें y का मान भी निकालना होगा। तो देखिए इस x के मान को हम जो हमारा समीकरण थर्ड बना था उसमें रख देंगे, लिख लेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे y बराबर 4 माइनस 3। समीकरण 2 को लिख दे, सॉरी x का मान रख देंगे, यहाँ पर x के जगह पर हो जाएगा गुणे माइनस का 2 बट्टे 2। फिर दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, y बराबर 4 ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4, ये 4 प्लस 6 बट्टे में 2। y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 6 4 10 बट्टे 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो y बराबर जो हमारा निकलेगा वो 5 आएगा। y बराबर कितना आएगा, 5। अतः लिख देंगे, अतः x बराबर माइनस का 2, y बराबर 5। अब दोस्तों इसे हमें वज्र गुणन विधि से भी सॉल्व करना होगा। लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण लिख लेंगे। फिर दोस्तों इन समीकरणों को थोड़ा आगे में सॉल्व करना होगा। देखिए समीकरण 8 ये जो था उसे उसी तरीके से लिखेंगे, मतलब 8x प्लस 5y उसी तरीके से लिख लेंगे। फिर बराबर के इधर 9 था, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 9 और बराबर के 0, इस तरीके से हमें लिखना होगा। तो दूसरा भी इसी तरीके से लिख लेंगे, 3x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर के 0। अब दोस्तों a1 b1 c1 a2 b2 c2 ज्ञात करेंगे। तो a1 हमारा है इसमें 8 और b1 है हमारा 5 और c1 है माइनस का 9, a2 है 3, b2 है 2 और c2 है माइनस का 4। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ, आप लोग जानते हैं a1 b1 c1 से a2 b2 c2 कहाँ से निकाला जाता है इस पद से। मतलब आप लोग यदि हमारी सभी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। सो दोस्तों अब हम वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, तो उसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं। वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला होता है x बट्टे में b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2 बराबर y a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1 a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2, इतना होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसमें a1 b1 b2 c2 के मान रखेंगे, तो यहाँ पर x इसी तरीके से लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर b2 जो है b1 है, b1 बराबर है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, गुणे है तो गुणे, c2 बराबर है माइनस का 4, तो यहाँ पर माइनस का 4 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, c1 बराबर है माइनस का 9, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, और b2 बराबर है 2, इसे इसी तरीके से लिख देंगे, बराबर y a2 हमारा है 3 और c1 है इंटू माइनस का 9, फिर माइनस है तो माइनस, a1 है हमारा 8 और c2 है माइनस का 4। सो दोस्तों यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1 अपॉन a1 है 8 गुणे b2 है 2 माइनस b1 है 5 गुणे a2 है 3। दोस्तों इतना लिखेंगे, फिर देखो नीचे नीचे सबकी हम गुणा कराते चले जाएंगे। 5 चौके माइनस का 20, तो यहाँ पर x के बट्टे में लिखेंगे माइनस का 20, माइनस है तो माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18 बराबर y है तो y और 9 तक 27, माइनस का 27 ये हो जाएगा, फिर
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौके 32 बराबर बराबर 1, 8 दूनी 16 माइनस 5 3 15। फिर दोस्तों करेंगे क्या, x बट्टे इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ा है तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर 20 में से 18 गया, माइनस का 2 बचा, बराबर y अपॉन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 32 में से 27 घटाओगे तो आपका बचेगा 5, फिर बराबर 16 में से 15 गया, 1/1 यहाँ पर बच्चा। फिर x के लिए हम ज्ञात करेंगे। इतना लिखने के बाद दोस्तों, इस प्रकार से गुणा कराने के बाद फिर हमें x और y के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा x के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x के लिए देखिए x बट्टे माइनस का 2 लिख देंगे और बराबर 1/1 लिख देंगे। मतलब C1 वाला पद जो होता है बराबर के इधर x के लिए और y के लिए दोनों में लिखा जाता है। सो यहाँ पर इसकी तिरछी गुणा कराएंगे, x एक कम x बराबर 2 माइनस 2 एक कम -2, x बराबर -2। y के लिए y बट्टे 5 है बराबर 1/1 लिख लेंगे, y एक कम y बराबर 5 एक कम 5, y बराबर 5। सो दोस्तों यही हमारा आंसर है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में भी x बराबर माइनस का 2 y बराबर 5 निकला था, और यहाँ पर वज्र गुणन विधि में भी y बराबर 5 और x बराबर माइनस का 2 निकला। दोस्तों विधि चाहे हम जो भी लगा लें, प्रतिस्थापन विलोपन वज्र गुणनखंड विधि चाहे जो भी लगा लें, मान सेम ही निकलेंगे। जो प्रतिस्थापन में निकलेगा वही विलोपन में निकलेगा, वही वज्र गुणनखंड विधि में निकलेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन के 5 पार्ट दिए हुए हैं। तो इसका पहला पार्ट है, हम दोस्तों एक एक करके इन सभी को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 छात्रावास के लिए रुपए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए वे के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। सो दोस्तों चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले दोस्तों हमें लिख लेंगे, माना कि नियत व्यय बराबर x रुपये और प्रतिदिन भोजन खर्च बराबर y रुपये, क्योंकि हमें नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का खर्च कोई क्लियर मान नहीं दिया है। मतलब जैसे कि नियत व्यय 5 रुपया, प्रतिदिन भोजन खर्च 10 रुपया, इस प्रकार से कुछ हमें नहीं दिया है, इसीलिए हमें x और y इनको मानना पड़ा। अब हम विद्यार्थी ए के लिए लिखते हैं, लिख लेंगे विद्यार्थी ए के लिए भोजन लेने की, विद्यार्थी ए की जो भोजन लेने की अवधि है वह है 20 दिन। 20 दिन, इसीलिए दोस्तों 20 दिन के भोजन का खर्च हुआ 20y लिख लेंगे। तो 20 दिन के भोजन का खर्च हो गया 20y, क्योंकि प्रतिदिन का भोजन खर्च रुपये है y, प्रतिदिन के भोजन का खर्च रुपये है y, तो 20 दिन का हो गया 20 इंटू वाई 20y। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 20y। अब दोस्तों शर्त के अनुसार यदि हम चलें, शर्त के अनुसार तो हमारा हो जाएगा नियत व्यय x रुपया प्लस 20 दिन के भोजन का खर्च 20y बराबर के कितना हो जाएगा, रुपए कितने उसे देने पड़ते हैं विद्यार्थी ए को 1000 बराबर 1000 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण बन जाएगा। देखिए यहाँ पर बात केवल हम विद्यार्थी ए की करते हैं, जो ए है वह 20 दिन भोजन लेता है। सो प्रतिदिन का भोजन खर्च आया 20y और एक नियत व्यय है x जो कि अभी हमें नहीं प्राप्त है, तो हम नियत व्यय उसी प्रकार लिखा रहने देंगे शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, और प्लस 20y लिख देंगे।
जब इन दोनों को जोड़ोगे आप, नियत व्यय और 20 वाई को, 20 दिन के भोजन लेने के खर्च को, तो हमारा टोटल 1000 हो जाएगा। सो दोस्तों इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दोस्तों हम विद्यार्थी बी के लिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। दोस्तों लिख लेंगे विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के जो भोजन लेने की अवधि है वह 26 दिन। 26 दिन। तो दोस्तों 26 दिन के, इसीलिए लिख लेंगे, इसीलिए 26 दिन के भोजन का खर्च जो आएगा, 26 दिन के भोजन का खर्च आएगा बराबर 26 वाई, क्योंकि ये प्रतिदिन जो भोजन का खर्च है वह वाई रुपये है, तो 26 दिन का 26 वाई हो गया। ये दोस्तों मैंने ये लिखा जो है 26 वाई इस प्रकार है, जैसे आप कोई भी सामान लेते हैं, जैसे बिस्किट लिया आपने 5 रुपये वाला, तो आपने बिस्किट लिए 2 और एक बिस्किट का हो गया 5 रुपये, तो आप 2 की बिस्कुट लिए हैं, इसीलिए आप 5 से उनकी गुणा करा देंगे, तो 2 पंचे 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे। इसी प्रकार 26 यदि दिन भोजन हमने खाया 26 और एक दिन का खर्च आता है वाई रुपये, तो हम 26 की यदि वाई से गुणा करा देंगे तो हमारा टोटल खर्च निकल आएगा। तो दोस्तों इतना लिखने के बाद आप लिख लीजिएगा शर्त के अनुसार। क्या? शर्त के अनुसार। शर्त के अनुसार आप लिखेंगे, फिर एक्स नियत, ये नियत आ गया, मतलब नियत व्यय रुपये एक्स आ गया, प्लस क्योंकि नियत व्यय हमें पता भी नहीं है इसीलिए मैंने उसे एक्स ही लिखा है, एक्स प्लस 26 वाई, यदि इन्हें हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1180। ये हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। सो दोस्तों अब एक समीकरण, मतलब हमारे पास 2 समीकरण हो गए हैं। अब हम इनसे थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसे वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। एक बीजगणित चाहे जो भी आप विधि सॉल्व लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर वज्र गुणन विधि द्वारा इसे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर 2 समीकरण दिए हुए हैं, एक्स प्लस 20 वाई बराबर 1000, दूसरा है एक्स प्लस 26 वाई बराबर 1180। इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे, एक्स प्लस 20 वाई माइनस 1000 बराबर 0, एक्स प्लस 26 वाई माइनस 1180 बराबर के 0। सो यहाँ पर a1 b1 का मान ज्ञात करेंगे, तो a1 बराबर आएगा 1, b1 बराबर आएगा 20, c1 बराबर आएगा माइनस का 1000, a2 बराबर आएगा 1, b2 बराबर आएगा 26, c2 बराबर आएगा 1000 माइनस का 1180। अब दोस्तों जब a1 b1 का मान ज्ञात हो गया तो इसे हम वज्र गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा, ये लिख लेंगे। फिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, x के बट्टे में ये जो, मतलब आप फॉर्मूला पहले लिखिएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। x के बट्टे में इसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारा b1 है 20, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे, गुणे है तो गुणे। फिर आता है हमारा C2 है यहाँ पर माइनस का 1180, तो यहाँ पर माइनस का 1180 लिख देंगे। फिर माइनस आता है, फिर माइनस लिख लेंगे। फिर आता है C1, तो C1 है हमारा C1 माइनस का 1000। फिर आता है B2 है हमारा 26, तो 26 लिख लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो मैं इससे थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, या फिर यहाँ पर बहुत छोटा छोटा लिख देता हूँ, आप लोग देखिएगा। बराबर बराबर y के बट्टे में आता है A2,
कितना आता है A2। तो A2 है हमारा 1 गुणे, फिर आता है C1। C1 है हमारा माइनस का 1000, तो 1000 लिख लिया। फिर आता है माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। फिर आता है A1, कितना आता है A1, A1 है 1, तो 1 लिख लेंगे। फिर आता है C2, तो यहाँ पर C2 लिखेंगे गुणे माइनस का 1180, फिर बराबर 1 वाला पद लिख लेंगे। 1 के बटे में आता A1B2, A1 1 इंटू B2 20 माइनस B1A2, तो B1 है हमारा B1, B2 पहले था तो 26 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर आता है B1, तो B1 है 20 और A2 है 1। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर इतना लिख लिया। फिर देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। x लिखेंगे, फिर इन सब की गुणा कराएंगे। तो दोस्तों इन सब की गुणा कराएंगे हम, तो x के बटे में आ जाएगा 2000 माइनस का 23,600। ये दोस्तों इस प्रकार आएगा। देखिए यहाँ पर यदि हम 20 की माइनस के 1180 से गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 23,600 माइनस का आएगा। फिर यहाँ पर प्लस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26,000। 26 के 1000 से गुणा करने पर 26,000 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर y, फिर हो जाएगा माइनस का 1000 और माइनस माइनस प्लस 1180 बराबर 1। 20 26 से कम 26 माइनस 20 से कम 20, 20 से कम 20, तो यहाँ पर 26 माइनस 20 हो जाएगा। फिर देखिए x बट्टे 26,000 में से यदि हम 23,600 घटा दें तो हमारा कितना बचेगा, तो बचेगा हमारा 2400। कितना बचेगा 2400। फिर बराबर है तो बराबर y के बट्टे में यदि हम 1180 में से 1000 घटा दें तो हमारा बचेगा 180। 20 में से 26 में से 20 घटा देंगे तो 1/6 बचेगा। फिर दोस्तों x के लिए लिखेंगे, x के लिए अब हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो x के लिए लिखेंगे x बटा 2400 लिखेंगे बराबर 1/6 लिखेंगे। 6 की गुणा कराएंगे तो 6x हो जाएगा। फिर 2400 की 1 से गुणा कराएंगे तो हमारा 2400 हो जाएगा। फिर आता है 6 चौके 24, 6 चौके 24 डबल जीरो। x बराबर आ जाएगा हमारा 400, x बराबर 400। y के लिए लिख देंगे, y के लिए तो y के लिए लिखेंगे y बराबर 180 बराबर 1/6। अभी मैंने आप लोगों को पहली वाली मतलब अगली वाली क्वेश्चन में बताया था कि 1/6 मतलब C1 वाला C2 वाला मान जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर 6y हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा और 6 3 18 मतलब 30, y बराबर आएगा 30। सो दोस्तों यही हमारे आंसर्स हैं। तो हमारा जो नियत व्यय होगा वह होगा 400 और जो प्रतिदिन भोजन खर्च होगा वह होगा 30। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम इस के नेक्स्ट पार्ट मतलब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है दोस्तों, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 3 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों वह भिन्न ज्ञात करना है। तो इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर भिन्न मतलब दी हुई है कोई भी भिन्न मान लीजिए और उसमें ना अंश का मान दिया है ना हर का मान। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा
अंश और हर हमें कोई भी मान नहीं दिए गए हैं, इसीलिए हम अंश को x मान लेंगे और हर को y। तो हमारी जो भिन्न हो जाएगी, भिन्न बराबर x बटे y हो जाएगी। सो दोस्तों अब हम प्रथम शर्तानुसार सॉल्व करेंगे। प्रथम शर्तानुसार देखिए प्रथम शर्त क्या हमारी हो जाएगी। प्रथम शर्त में था कि जब उसके अंश 1/3 वह भिन्न हो जाती है, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 3 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अंश में से 1 घटाया जाता है तो भिन्न लिखेंगे और उसके अंश में से 1 घटा देंगे तो वह बराबर हो जाती है 1/3 के। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तिरछी गुणा कराकर, तो 3x हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा बराबर y कम y हो जाएगा। तो इसको देखिए इस प्रकार लिख देंगे, ये y इधर नहीं रहना चाहिए, y बीच में रहना चाहिए। तो 3x माइनस आएगा इधर आके, प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगी, तो y बराबर, और ये जाकर इधर प्लस का हो जाएगा, y बराबर 3। ये समीकरण नंबर 1 बन गया प्रथम शर्त से। अब हम द्वितीय शर्त से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में बोला था यदि उसके हर में हम कितना जोड़ दें, हर में 3 जोड़ दें। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 3 के बजाय 8 है। कितना है? 3 नहीं है, 8 है। तो यहाँ पर बोला गया है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। कितना हो जाती है? 1/4। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय शर्तानुसार लिख लेंगे भिन्न, फिर उसमें 8 जोड़ देंगे बराबर 1/4 कर देंगे, गुणा करा देंगे 4x बराबर y + 8। फिर दोस्तों 4x माइनस y बराबर 8 हो जाएगा, तो इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे हम इसे वज्रगुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे 4x, नहीं, पहला समीकरण 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस का 1, c1 बराबर माइनस का 3, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस का 1, c2 बराबर माइनस का 8। तो दोस्तों अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x के बट्टे में लिखेंगे b1 c2 c1 b2। तो यहाँ पर b1 है हमारा माइनस का 1, तो माइनस का 1, फिर है c2, मतलब c2 क्या है माइनस का 8, तो माइनस का 8, माइनस है तो माइनस c1 b2, c1 है माइनस का 3, b2 है माइनस का कितना है 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 लिख देंगे। चाहे तो आप इसे भी ब्रैकेट में कर सकते हैं, बराबर y के बट्टे में आएगा a2 c1 a1 c2, 4 गुणे माइनस का 3 माइनस 3 इंटू माइनस का 8। फिर 1 के बट्टे में आएगा a1 b2 माइनस b1 a2, 3 गुणे माइनस का 1 माइनस माइनस का 1 4। सो दोस्तों इतना लिखने के बाद हम इसकी गुणा कराएंगे। गुणा देखिए कैसे कराते हैं, 8 एकम 8, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 बराबर y, 4 3 12 माइनस का 12 प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 8 त्रिक 24 बराबर 1, 3 एकम 3 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस, 4 एकम
4। फिर दोस्तों देखिए, अब हम 8 में से 3 घटाएंगे 5 बराबर वाई माइनस 12 प्लस 24। तो इसमें से 24 में से 12 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12 बराबर 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो x के लिए लिख लेंगे, x के लिए x बट्टे 5 लिखेंगे बराबर 1/1 लिख लेंगे, x के 1 से बराबर 5, x बराबर 5। y के लिए लिखेंगे तो y के लिए देखिए y बट्टे 12 बराबर 1/1, y एक कम y बराबर 12 एक कम 12, x बट्टे 5 y बराबर 12, तो भिन्न हो जाएगी 5/12। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि यदि अंश में से 1 घटा दोगे तो हमारी 1/3 हो जाएगी भिन्न। तो अंश में से 1 घटाओ, 5 में से 1 घटाओगे 4 हो जाएगा, 4 कम 4 4 3 12, मतलब 1/3 हो रही है। फिर हर में 8 जोड़ने को बोला था, 5/12 में 12 में 8 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 चौके 20, मतलब 1/4 हो रही है। तो ये हमारी भिन्न भी सही निकल आई। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों अब हमारे जो पार्ट बचे हैं वह 3 पार्ट इस क्वेश्चन के बच रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो ना, इसीलिए हम इस 3 पार्ट जो हमारे बच रहे हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।